गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार उज्जवल क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लैंगिक जनन के बारे में। ठीक ना दोस्तों, क्लास 10th जीव जनन कैसे करते हैं उसका ये टॉपिक है और काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक ना, ये सभी क्लासेस में मिलेंगे आपको कि लैंगिक जनन क्या होता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक ना, तो यहाँ पे हम लोग जानने वाले हैं और एक काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, काफी इंटरेस्टेड टॉपिक है ये। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहेंगे और आप इसका लुत्फ उठाएंगे और इसे समझेंगे। बहुत आसान शब्दों में आपको ये लैंगिक जनन आपको मैं बताने वाला हूं यहाँ पे। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए दोस्तों। पसंद आए तो जरूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, लाइक भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा जोड़िए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं टॉपिक क्या है, लैंगिक जनन। ठीक ना, लैंगिक जनन को एक्चुअली इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है। इससे पहले हमने आपको बताया है कि अलैंगिक जनन क्या होता है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक ना, तो अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और वहां पे आपको मिल जाएगा कि अलैंगिक जनन क्या होता है और वहां पे आप उसको पूरे अच्छे से पढ़ लेंगे। फिर आप पढ़ने आएंगे यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो चलिए लैंगिक जनन जानते हैं हम लोग। ठीक ना, आपको मैं बताऊं कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन था तो उसमें सिर्फ आपको क्या बताया गया था कि उसमें जनन के लिए केवल एक सदस्य भाग लेते हैं। ठीक ना, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है दोस्तों, यहाँ पे अपोजिट होता है। यहाँ पे क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि इसमें यहाँ पे नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। ठीक ना, यहाँ पे नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। भोजपुरी में क्या कहा जाता है कि मर्द मेहरारू। ठीक ना, यहाँ पे दोनों भाग लिया जाता है। तो यहाँ पे दोनों भाग लेते हैं, मर्द और मेहरारू, यानी वहां पे नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है, तब जाकर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा, लैंगिक जनन कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है लैंगिक जनन। ठीक ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे आप इसकी डिफिनीशन को पहले जानना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डिफिनीशन क्या है, यहाँ पे इसको देखिए। यहाँ पे आप देखेंगे इसका डिफिनीशन कि क्या है। तो यहाँ पे आप चलिए देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जनन की वह विधि जिसमें नर एवं मादा, ठीक ना, दोनों भाग लेते हैं, उसे क्या बोला जाता है दोस्तों, तो लैंगिक जनन बोला जाता है। यानी जनन की वह विधि जिसमें नर तथा मादा दोनों भाग लेते हैं उसको बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। यानी जनन की वह विधि जिसमें नर तथा मादा दोनों भाग लेते हैं लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक ना, तो ऐसी जनन की प्रक्रिया जिसमें एक मेल होगा एक फीमेल होगा और ये दोनों भाग लेंगे एक ही साथ, तभी जाकर के ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो चीजें, ये क्या है, एक यहाँ पे मेल है। ठीक ना दोस्तों, यहाँ पे एक क्या है, मेल है, तो दूसरा क्या है, फीमेल है। यानी यहाँ पे पूरा खेल एक प्लस और माइनस का है। ठीक ना, तो प्लस आप बोलेंगे मेल को और माइनस बोलेंगे फीमेल को। ठीक ना, मेल और फीमेल के कॉम्बिनेशन को आप बोलेंगे। ठीक ना, तो चलिए यहाँ पे तो आप समझे कि यहाँ पे लैंगिक जनन होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो नर होता है और मादा होता है क्या करते हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे जो नर होता है उसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे बोलेंगे आप नर युग्मक। क्या बोलेंगे, जो नर होता है किसको बनाता है, नर युग्मक को। फीमेल जो होती है वो किसको बनाती है, तो यहाँ पे क्या बनाएगी, मादा युग्मक को। मीन्स यहाँ पे जो नर होगा, जो मेल होगा, वह शुक्राणु को बनाएगा और जो फीमेल होगी वह किसको बनाएगी, तो अंड को बनाएगी। ठीक है, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों अलग अलग चीजों को फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ प्रोसेस होती है ना, क्या होता है, निषेचन। ठीक ना, निषेचन को क्या बोलते हैं दोस्तों, तो निषेचन को क्या बोलते हैं आप देखेंगे, निषेचन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसमें, निषेचन को क्या बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो इसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इसको फर्टिलाइजेशन। ठीक ना, क्या बोलते हैं यहाँ पे, इसको फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। निषेचन का मतलब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इंग्लिश में। ठीक ना,
ध्यान देंगे यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन कहते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं, निषेचन क्या होता है, तो नर और मादा युग्मक के मिलने को क्या कहते हैं, संलयन कहते हैं, ठीक ना, यानी संलयन, मिलना। तो जब नर और मादा दोनों आपस में मिल जाएंगे तो उस प्रक्रिया को संलयन, उस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, निषेचन बोलेंगे, ठीक ना। तो यहां पे देख रहे हैं ये तो हो गया निषेचन। निषेचन में क्या होता है दोस्तों, यहां पे समझेंगे। निषेचन में क्या होता है कि एक यहाँ पे एक होता है यहाँ पे नर युग्मक, ठीक ना, एक होता है नर युग्मक, और नर युग्मक को इंग्लिश में क्या बोला था बता रहे हैं। फिर यहाँ पे मादा युग्मक, ठीक ना, एगो बकलोलवा है तो एगो बकलोलिया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नर युग्मक है तो नर युग्मक को आप बोलेंगे मेल गैमिट्स, ठीक ना, मेल गैमिट्स बोलेंगे। मादा युग्मक को क्या बोलेंगे इसी तरह, फीमेल गैमिट्स बोलेंगे यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे फीमेल गैमिट्स याद रखेंगे, ठीक है। तो जो नर युग्मक होता है ना, ये मेल गैमिट्स यानी किसको बनाता है दोस्तों, स्पर्म को। किसको बनाता है, यहाँ पे ध्यान देंगे, किसको बनाता है, तो स्पर्म को बनाता है, ठीक ना। स्पर्म को ऐसे, ठीक ना, यहाँ पे रुकिए, स्पर्म को ये बनाता है इस प्रकार, स्पर्म हो गया। और ये बनाता है किसको, मादा युग्मक किसको बनाती है, तो अंड को बनाती है, अंडे को, ठीक है। तो देख रहे हैं कि इसमें आप देख रहे हैं जो मेल गैमिट्स दिख रहा है, यही क्या है भाई, स्पर्म है। यही क्या है, स्पर्म है, जिसको आप क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, शुक्राणु। और यही क्या है, एग है। यही क्या है, एग है, जिसको आप लोग अंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंड, ठीक ना। तो कभी जो ये फीमेल है, ठीक ना, तो यहाँ पे देख रहे हैं एग बना रही है और मेल क्या है, स्पर्म बना रहा है। यहाँ पे दोनों चीज समझिए, जो यहाँ पे स्पर्म होगा वो किसको, स्पर्म को कौन बनाता है, तो टेस्टिज बनाता है। स्पर्म को कौन बनाता है, टेस्टिज, जो वृषण कोष में पाया जाता है, ठीक ना। वृषण कोष में टेस्टिज पाया जाता है, जिसको आप वृषण बोलते हैं। और वह वृषण कब बनाता है, जब किशोरावस्था में, जब लड़कों में टेस्टोस्टेरोन नामक एक्टिव हो जाता है, मतलब आ जाता है, और उस दौरान ये टेस्टिज को मोटिवेट करता है, कैटालाइज का काम करता है, और वो क्या करता है, शुक्राणु को बनाता है, ठीक ना। तो ये चीज बता देंगे कि शुक्राणु को कौन बनाता है, तो टेस्टिज बनाता है, ठीक है। मादा युग्मक में बताएंगे कि मादा युग्मक में अंड कब बनता है, जब उनमें किशोरावस्था के दौरान, ठीक ना, जब 11 से स्टार्ट होता है, 11 से 13 साल है, इसको बोलते हैं आप, वहां पे यौन आरंभ स्टार्ट हो जाता है। वहां पे लड़कियों में एक हार्मोन आता है, और वो हार्मोन क्या करता है भाई, सो हार्मोन को क्या बोलते हैं, तो आप बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं, ठीक ना। प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन क्या करता है, ये उसमें मोटिवेट करता है किसको, उसके अंडाशय को यानी ओवरी को, और ओवरी क्या करता है, एक बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। तो कौन बनाएगा फीमेल में, अंडाशय, ओवरी बनाएगा अंड को, चलिए ठीक है। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, क्या होते हैं, जब देख रहे हैं यहाँ पे ये दोनों क्या होते हैं, जब ये और ये दोनों आपस में मिल जाते हैं ना, तो ये बन जाता है ट्यूजन। क्या बन जाता है, ट्यूजन। देखिए यहाँ पे आपको पता है जो मनुष्य है, मनुष्य में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है, 46 होती है, ठीक ना। कितनी होती है, 46, और उसको पेयर में किया जाए तो 23 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए जो मेल का जो नर युग्मक है यानी शुक्राणु है, वो भी एन नेचर का होगा, और ये मादा का भी एन नेचर का होगा, ठीक ना। जब ये दोनों मिलेंगे तो ट्यूजन हो जाएंगे, यानी जो उनके द्वारा भ्रूण बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, तो वो भी क्या होगा, ट्यूजन नेचर का होगा, यानी उसमें भी 46 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे, गुणसूत्र पाए जाएंगे। तो आप देख रहे हैं क्या बोलेंगे आप, यहाँ पे बोल रहे हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को बोल रहे हैं आप फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। तो यहाँ देख रहे हैं व्हेन मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स कंबाइन टू ईच अदर आर कॉल्ड, आप बोलेंगे यहाँ पे क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। दिस प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, तो जाइगोट बनता है, जाइगोट को आप यूग्मनज बोलते हैं, और यूग्मनज ही क्या करता है,
भ्रूण का फॉर्मेशन करता है, यानी इम्ब्रियो का निर्माण करता है। देन वह जब 3 महीने का जब वही भ्रूण जब 3 महीने का हो जाता है तो उसको फोइटस बोला जाता है। ठीक है, याद रहेगा ये, बस ये चीज हमें समझाना था। ठीक ना, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसमें नर युग्मक क्या होता है। ठीक ना, देखिए ये चीजें मतलब लैंगिक जनन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इनको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। फोकस कीजिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, थोड़ा भी भगाइएगा नहीं, थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज आप यहाँ समझ लेते हैं तो आपको आगे कभी भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक ना, तो यहाँ पे कह रहा है कि नर युग्मक क्या होता है। नर युग्मक क्या होता है, तो आप इसको नर युग्मक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो नर युग्मक को बोलते हैं इंग्लिश में मेल गैमिट्स। क्या बोलते हैं, मेल गैमिट्स। ठीक ना दोस्तों, मेल गैमिट्स, गैमिट्स का मतलब होता है युग्मक। तो मेल गैमिट्स क्या होता है यहाँ पे देखेंगे। मेल गैमिट्स लिख रहा है कि गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक कहते हैं। ठीक ना, गतिशील जनन कोशिका को मतलब ऐसी जनन कोशिका जो गतिशील होती है, जिसमें गति करने की क्षमता होती है, ठीक ना, उसको आप बोलते हैं नर युग्मक या मेल गैमिट। ठीक ना, तो मेल गैमिट आखिर क्यों गतिशील होता है ये जानना जरूरी है ना दोस्तों। मेल गैमिट आखिर क्यों गति करता है ये भी तो जानना जरूरी है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि जो मेल गैमिट है, यहाँ पे हमने यहाँ मेल गैमिट बनाया। ठीक ना, तो मेल गैमिट में आप देख रहे हैं कि पूंछ सा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है एक कशाभिका होता है। क्या होता है, कशाभिका। ठीक ना, कशाभिका, जिसको फ्लैजेला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फ्लैजेला। ठीक ना, फ्लैजेला। तो जो मेल गैमिट्स होता है उसमें फ्लैजेला पाया जाता है। फ्लैजेला की वजह से जो मेल गैमिट्स होता है मोटाइल इन नेचर का होता है। ये किस नेचर का होता है, मोटाइल इन नेचर। मोटाइल इन नेचर, ये प्रकृति में किस नेचर का होता है, तो मोटाइल नेचर का होता है, यानी गतिशील नेचर का होता है। ये मूवमेंट कर सकता है दोस्तों, ये गति कर सकता है। ठीक ना, क्यों, किसके वजह, क्योंकि इसमें फ्लैजेला पाया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि आखिर शुक्राणु किसके वजह से गति करता है, इसमें आखिर ऐसा क्या पाया जाता है कि अपने आप को बहुत तिस्मार खान समझता है। ठीक ना, आखिर क्यों दौड़ भाग करता है। ठीक ना, तो आप बताएंगे इसमें क्या पाया जाता है। यहाँ पे स्पर्म इज मोटाइल नेचर बिकॉज इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, क्योंकि इसके पास क्या है, फ्लैजेला है, इसमें फ्लैजेला पाया जा रहा है, कशाभिका पाया जा रहा है, इसके वजह से शुक्राणु गतिशील होते हैं। ठीक ना, तो गतिशील जनन कोशिका को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, नर युग्मक या मेल गैमिट बोला जा रहा है। ठीक है, आखिर इसमें क्या पाया जा रहा है तो ये तो जान गए, लेकिन इसको एनर्जी कहां से मिलता है, तो आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया से मिलता है। इसको एनर्जी कहां से मिलता है इसके कशाभिका को, तो स्पर्म में, इसमें आप पढ़ेंगे जब शुक्राणु की संरचना तो उसमें बताया जाएगा कि इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से इसको एनर्जी मिलता है, जिसकी वजह से क्या करता है, मूवमेंट करता है। ठीक है, फीमेल, तो अब बात करेंगे यहाँ पे, देखिए अब आ गया मादा युग्मक। ठीक ना, जिसको आप बोलेंगे फीमेल गैमिट्स। फीमेल गैमिट्स क्या बोलेंगे, फीमेल गैमिट्स। क्या होता है फीमेल गैमिट्स, इसको जानिए। फीमेल गैमिट्स को मादा युग्मक बोला जाता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे मादा युग्मक, वही क्या कहलाता है, मादा युग्मक कहलाता है। यानी यहाँ पे कामा करेंगे आप, यहाँ पे मादा युग्मक कहलाता है। तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे ही क्या कहते हैं, मादा युग्मक। क्या कहलाता है, मादा युग्मक कहलाता है। ठीक ना, और इसमें एक और खासियत है कि जो मादा युग्मक होता है ना दोस्तों, वह मोटाइल नेचर नहीं होता है, ई मोटा नेचर का होता है। वो चल नहीं सकता है, बस एक स्थान पे रहता है। ठीक ना, जैसे मैं बात करूं समझ सकते हैं आप, जैसे कि चलने वाला कौन है इसमें, शुक्राणु है। ठीक ना, तो कभी भी देखिएगा जब बारात जाता है तो लड़के वाला ही बारात लेकर के जाता है, लड़के वाले तो यहाँ पे जो लड़की सज धज के घर पे अपने बैठी रहती है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिसको जरूरत है वो खुद ही जाता है, यानी शुक्राणु खुद ही जाता है वहां पे। ठीक ना, यानी नर जो होता है, जो बारात लेकर जाने वाला खुद ही जाता है वहां पे, और वहां पे जाकर के वहां से फिर शादी करता है, फिर लड़की को वहां से लेकर के आता है। ठीक ना, तो यहाँ पे देखिए, यहीं पे भी वही चीज है कि जो मादा युग्मक है ये ठान के बैठे हुआ है, क्योंकि इसके पास चलने वाला कोई अंग नहीं है, ये इमोर्टल नेचर का होता है, यानी ये चल नहीं पाता है। ठीक ना, एक स्थान पे रहता है और नर जाता है और उससे फर्टिलाइज होता है। ठीक ना, और यहाँ पे इस तरह से क्या होता है, मादा युग्मक चलनशील नहीं होता है।
हाँ, एक चीज होता है इसमें कि भोजन, यहाँ पे जो भोजन का भंडार इसमें पाया जाता है, ठीक ना। चलिए, तो ये हो गया मेल, यहाँ पे ये हो गया फीमेल गैमेट्स, ठीक है। तो फीमेल गैमेट्स आप समझ लिए कि ये क्या होता है, इमोर्टल नेचर का होता है, यानी चल नहीं सकता है, और इसमें भोजन का क्या होता है, भंडार संचित होता है। तो ऐसे युग्मक को बोलेंगे मादा युग्मक। चलिए नेक्स्ट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, ये है शुक्राणु जनन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक ना। तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है सर, ये चीजें हैं, ठीक ना। बहुत बच्चे सर्च करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, ठीक ना, यानी शुक्राणु जनन क्या होता है, ठीक ना। तो बताएंगे शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया को बोला जाता है शुक्राणु जनन। शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया क्या बोला जाता है, शुक्राणु जनन, यानी द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या बोलेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड, यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी वह प्रक्रिया, आप बता सकते हैं वह प्रक्रिया जिसमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है, उसको बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी शुक्राणु जनन, ठीक ना। शुक्राणु कहाँ बनता है, टेस्टिज में बनता है। टेस्टिज कहाँ पाया जाता है, स्क्रोटम साइक में पाया जाता है, या एपिडिडाइमस में पाया जाता है, या अधिवृषण में पाया जाता है, या वृषण कोश में पाया जाता है। हो गया। चलिए नेक्स्ट, अंडाणु जनन क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऊजेनेसिस, ठीक ना। यहाँ पे लिखा हुआ है अंडाणु जनन, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस क्या होता है, तो आप बताएंगे कि अंड का बनना ही, अंड के बनने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, ऊजेनेसिस या अंडाणु जनन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, अंड के बनने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं अंडाणु जनन, ठीक ना, या ऊजेनेसिस। इंग्लिश में बता सकते हैं क्या, द formation of egg is called oogenesis. The formation of egg is called oogenesis, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अंडाणु जनन oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ एग क्या कहलाएगा, यानी फॉर्मेशन ऑफ एग इज कॉल्ड oogenesis, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे लैंगिक जनन, जो लैंगिक जनन का महत्व क्या होता है दोस्तों, ठीक ना। तो यहाँ पे समझेंगे कि लैंगिक जनन का महत्व क्या होता है, तो आप बताएंगे लैंगिक जनन के वजह से क्या होती है, यहाँ पे लैंगिक जनन के वजह से नए जीव की उत्पत्ति होने की संभावना रहती है, ठीक ना। जो लैंगिक जनन होता है, ये तो पहला हुआ कि लैंगिक जनन की वजह से क्या होता है, नए जीव की उत्पत्ति होने की संभावना बनती है। बिकॉज क्यों ऐसा होता है, तो बताएंगे कि क्योंकि इसमें दो जनक भाग लेते हैं, नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे दोनों अलग से आकर के यहाँ पे क्या करते हैं, आपस में फर्टिलेशन की क्रिया करते हैं, यानी दोनों आपस में मिलते हैं, देन फर्टिलेशन होता है और उससे नए जो भ्रूण बनता है, उससे नए जीव की उत्पत्ति होने के चांसेस रहते हैं। तो इसलिए इसको बोला जाता है, ये लैंगिक जनन के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है, ठीक ना। तो लैंगिक जनन क्या करता है, ये विकास यानी इवोल्यूशन को प्रमाणित करता है, ठीक ना। इवोल्यूशन क्या है कि कुछ नए चेंजिंग आए, यानी जो पहले से आया है उससे कुछ नया कुछ चीज बने, ठीक ना, कुछ नया हो। सेम बताइए, अगर पहले क्या है कि अगर हमेशा एक ही जैसा वर्क किया जाए तो क्या उसमें कोई फायदा है, उसमें कुछ विकास होगा नहीं। पहले चाक से पढ़ाया जाता था, आज देखिए आज कुछ चेंजिंग आई है, आज आपको बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा है, मार्कर्स के थ्रू पढ़ाया जा रहा है। पहले के जो लोग पढ़ा करते थे वो पटरियों पे पढ़ा करते थे, लेकिन आज देखिए चेंजिंग है ना, आज क्या देख रहे हैं कि बच्चे कॉपी पे पढ़ रहे हैं, वही बच्चे, ठीक ना। आज उससे भी अगर आगे चले तो आप देखेंगे कि आने वाला जो समय होगा वो और भी बेहतर होगा, और आने वाला जो समय होगा उसमें बच्चे लैपटॉप से पढ़ाई करेंगे। तो वहां पे आज भी देख रहे हैं कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो बड़े हैं वो लैपटॉप से पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक ना। तो ये क्या है, चेंजिंग है, और ये चेंजिंग ही चाहिए, और चेंजिंग जब चेंजिंग हो, ठीक ना, तो आप उसको बोलेंगे इवोल्यूशन, विकास बोलेंगे, ठीक ना। तो ये विकास को प्रमाणित करता है कौन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये कहता है कि अगर तुम कुछ चेंजिंग करते हो तो मैं मान लूंगा कि तुम क्या हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, लैंगिक जनन हो, ठीक ना। तो कुछ चेंजिंग होनी चाहिए, कुछ नई चीजें आनी चाहिए, देन आप बताएंगे क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। और देखिए
अब यहाँ तक तो ये हो गया कि ये बोर्ड की छोड़िए, डिजिटल बोर्ड भी आ गया, तो ये चेंजिंग होनी चाहिए ना, तो चेंजिंग हो रहा है। इसी प्रकार जियो में भी चेंजिंग होनी चाहिए, जियो में भी कुछ अलग क्वालिटी आनी चाहिए, जियो में कुछ अलग लक्षण दिखने चाहिए। ये होता है क्या, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन का ये महत्व है, ठीक ना। और तभी एवोल्यूशन मानता है, तभी इस चीज को बोलता है कि तभी मैं मानूंगा जब तुम कुछ चेंजिंग लाओगे, ठीक ना। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। और देखिए, और यहां पे जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं यहाँ पे, जो नेक्स्ट है यहाँ पे, लैंगिक जनन में वर्णों के नए संयोजन के अवसर मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि यह नई जातियों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो लैंगिक जनन होता है यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक ना, नए जीवों की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि जब ये अलग अलग यहाँ पे देख रहा है मेल और फीमेल का जो मिलन हो रहा है ना, तो यहाँ से जो प्राप्त होने वाले जो नए संतति हैं उनमें जो नए चेंजिंग आ जाए ना, परिवर्तन आ जाए, उसको कह रहा है कि क्या होते हैं, इसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक ना। तो नए जीवों की उत्पत्ति के लिए क्या होते हैं, काफी महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, इस विधि से उत्पन्न संतति शारीरिक रूप से जनक से भिन्न होते हैं। इस जनन के द्वारा जो बच्चे उत्पन्न होते हैं ना, यानी लैंगिक जनन के द्वारा जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वो बिल्कुल अपने माता पिता से अलग होते हैं, ठीक ना। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, परंतु डीएनए स्तर समान होते हैं। ये भले इसमें लैंगिक जनन के थ्रू, ठीक ना, आप खुद सोचिए कि आप अपने पेरेंट्स के जैसे हैं क्या, नहीं, आप उनके जैसे नहीं है, बिल्कुल उनसे अलग है। हाँ, थोड़ी सी कुछ कैरेक्टर्स आप में शो करता है पेरेंट्स का, ठीक ना। जैसे मान लीजिए क्या होता है उसमें कि अगर मान लीजिए कि पिता का बाल थोड़ा सा घुंघरीला है तो हो सकता है कि आपका बाल थोड़ा सा घुंघरीला हो जाए। माँ का है, माँ का नाक थोड़ा बड़ा है तो आपका भी नाक बड़ा है, ठीक ना। माँ बहुत गोरी है तो हो सकता है थोड़ा आपके अंदर भी क्वालिटी है, आप भी गोरे हो गए, ठीक ना। तो कुछ क्वालिटी आती है, जैसे नहीं कहता, लोग कहते हैं कि ये बिल्कुल अपने पापा पे गई है, या अपने पापा पे गया है, अपने मम्मी पे गई है, किसी के ऊपर, ठीक ना। तो लेकर के बोलते हैं, ऐसे अक्सर ऐसे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इस चीज को, ठीक ना। लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन में क्या है, कभी भी सेम नहीं हो सकता है। अपने जो जनक होंगे उनसे जरूर उनसे डिफरेंट होंगे, ठीक ना। और भले बच्चे डिफरेंट होंगे, माँ के चेहरे से नहीं मैच करेगा, पिता के चेहरे से मैच नहीं करेगा, लेकिन उनका जो डीएनए जो प्रकृति है वो बिल्कुल सेम होगा। जब डीएनए जांच होगा तो पेरेंट्स का डीएनए से बच्चे का डीएनए मैच कर जाएगा, ठीक ना। तो ये चीजें क्या होती हैं, ये मिल जाती हैं, डीएनए की प्रकृति मिल जाती है, बिकॉज एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे आपको अलैंगिक जनन में मैं बताया था कि अलैंगिक जनन में आप ये सेम ऐसे होता है जैसे आप फोटो कॉपी कराने के लिए आधार कार्ड को लेके जाते हैं, 1000 करा लीजिए, लाख करा लीजिए, करोड़ों करा लीजिए, लेकिन आप चेंजिंग नहीं देखेंगे, ठीक ना, नहीं देखेंगे। यानी अलैंगिक जनन में जितने भी जो जीव जनन करते हैं सेम पहले के जैसे होते हैं, ठीक ना। मैंने आपको बताया था बम्बू यानी बांस, लेकिन यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में मैं ही बता रहा हूँ कि यहाँ पे चेंजिंग होता है, यहाँ पे पेरेंट्स के जैसे बच्चे नहीं हो सकते, उनमें चेंजिंग होती है, ठीक ना। और चेंजिंग ही है कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जा रहा है। ये इसीलिए एवोल्यूशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसीलिए अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए कि लैंगिक जनन महत्वपूर्ण है कि अलैंगिक जनन महत्वपूर्ण है, तो आप बताएंगे लैंगिक जनन महत्वपूर्ण होता है। तो कोई पूछता है क्यों, तो आप बताएंगे लैंगिक जनन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जैव विकास को प्रमाणित करता है, इसके वजह से नए नए जीवों की उत्पत्ति होती है। बट अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है, उस जैसे होता है सेम वैसे ही टू कॉपी निकालता है, ठीक ना। तो ये चीजें हुई। और भले ही लैंगिक जनन में अलग अलग बच्चे होंगे, लेकिन इनके डीएनए की वजह से ये डीएनए इनमें सेम होता है। जो पेरेंट्स का डीएनए होगा वही उनके बच्चों में डीएनए होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा लैंगिक जनन और लैंगिक जनन के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे, ये रहे, ठीक ना। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है दोस्तों।
तो यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि आज का जो ये टॉपिक रहा लैंगिक जनन, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को जोड़िए। मैं आपको और बेहतर वीडियो बना कर दूंगा दोस्तों, मेरा ये वादा है। बस आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए हमारे चैनल से, बताइए कि यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट आपको वीडियो दिया जा रहा है, आपको एक एक टॉपिक अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है। ये चीजें आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, ठीक ना। और आप कमेंट में जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक ना। और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियो देखिए तो लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़ता रहेगा और मैं आपको और बेस्ट वीडियो दूंगा, ठीक ना। चलिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।